नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। हमारे साथ संजय मेहता जुड़ चुके हैं इस वक्त, और आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत जोहार तमाम झारखंड वासियों को और N4 न्यूज़ भारत के तमाम दर्शकों को। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? फिलहाल तो हम लोग संगठन को अब अपना विस्तृत रूप दे रहे हैं, और कहते हैं ना कि जब किसी संगठन की आप बुनियाद रखते हैं तो एक बहुत ये ज़रूरी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके, और ताकि एक प्रोटोकॉल में सारे पदाधिकारी, सारे टीम के लोग काम कर सकें। तो फिलहाल हम लोग इस तैयारी में हैं कि संगठन ने बहुत आंदोलन किया पिछले 2 सालों में, अब इसको एक विधिवत रूप दिया जाए। और संगठन तमाम 24 जिलों में संगठन विस्तार को लेकर बहुत गंभीर हो चुका है, और 15 नवंबर तक इस राज्य के भीतर हम लोग संगठन को 264 प्रखंडों तक पहुंचा देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग विश्लेषण करेंगे कि और किन लोगों को जोड़ना है, कैसे और विस्तार करना है। और एक बहुत बड़ी बात कि संगठन की मुख्य इकाई होगी, छात्र इकाई भी बन गई है, महिला इकाई भी बनाएंगे, और तमाम कोर्स जो संगठन के अलग अलग विंग होते हैं, सारे विंग पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि तमाम लोगों को हम लोग जगह दे सकें। पर ऐसा कोई लिस्ट आप लोग जारी नहीं किया है, जैसे कि कौन आपके पार्टी से कोषाध्यक्ष होने वाला है या जिला अध्यक्ष होने वाला है, इस तरीके का कोई लिस्ट आप लोग क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? इंतजार कीजिए, आधिकारिक सूचना मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। और मुझे लगता है कि जब आप लोगों को सूचना मिलेगी और तमाम झारखंड के हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगी, तो एक उनको लगेगा कि एक बहुत समग्र सूची जारी हुई है, एक समावेशी सूची जारी हुई है, और एक सर्वस्पर्शी सूची जारी हुई, जिसमें सभी समाज के लोगों को टच करेंगे और सभी लोगों को स्थान मिलेगा। बहुत जल्द इसकी सूचना मिलेगी, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली अनाउंस करेंगे हमारे अध्यक्ष जी। अभी JSSC CGL को लेकर के पुरजोर विरोध चल रहा है, इस विरोध में आप कहीं नजर नहीं आए? नहीं, मैं बिल्कुल था, सभी आंदोलनों में था। और चूंकि अभी इस दौरान क्या था कि जिन साथियों ने रांची के राजभवन में घेराव किया, उस दिन एक और दूसरा भी कार्यक्रम था आदिवासियों और मूलवासियों का, बहुत बड़ा आंदोलन बरही में चल रहा था। तो चूंकि क्या है कि संगठन है, सबकी सहभागिता सब जगह होनी चाहिए, तो उस बहुत बड़े जनसभा में भी मेरी सहभागिता थी। और जिसने आपने कहा कि CGL को लेकर के, देखिए CGL की तो तिथि अभी अग्रसारित हुई है, लेकिन जो पहला मसला है वो JSSC संस्था पर है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। इस संस्था ने झारखंड के भीतर अपनी विश्वसनीयता पर, अपनी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं झारखंड के भीतर परीक्षाओं की, उनके भीतर एक बड़े निराशा को जन्म दिया है कि जब जो संस्था पदाधिकारी को निकालेगा, जो संस्था पदाधिकारियों को चयनित करेगा और वो पदाधिकारी झारखंड राज्य को चलाएंगे, उसी संस्था में इतना बड़ा करप्शन। और ठीक ऐसे ही स्थिति JPSC के भीतर थी, जहां से प्रशासनिक अधिकारी निकलेंगे जिन परीक्षाओं के माध्यम से, जो संस्था परीक्षा करा रही है, वहीं पर करप्शन। तो इससे एक बहुत बड़ी निराशा जन्म ली है, और लगातार यहाँ के नौजवान परेशान हैं। अच्छा, जब ये मामला चल रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने एक नया रूल लागू किया, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है और ये प्रूफ होता है कि कहीं पे घूसखोरी हुई है, क्या किसी तरीके का गड़बड़ हुआ है, तो उस इंसान को उसी वक्त जेल भेजा जाएगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं, तो फिर भी आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है? तो देखिए क्या हुआ उसके उल्टा। अलकूसा में क्या हुआ था, जब पिछले दिनों एग्जामिनेशन हुआ और आपने देखा कि नगरपालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा में वो संत पॉल स्कूल का जो मामला आया था और अलकूसा का धनबाद का जो मामला आया था, वहाँ पर जब छात्रों ने ये कंप्लेन किया कि हमारे क्वेश्चन बुकलेट में सीरियल नंबर टूटा हुआ है, और दूसरा उनका कंप्लेन था कि कई क्वेश्चन बुकलेट में सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है, उसको मार्कर से लिखा गया है, इसकी जब शिकायत की तो हमारे छात्र भाई लोग को उन लोगों ने बंधक बना करके रख दिया सेंटर पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके परीक्षा आयोजित करने की प्रणाली में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, और अगर बहुत भारी संख्या में लोगों की ये शिकायत आ रही है कि मेरे सेंटर पे भी सील टूटा हुआ था प्रश्न पत्र का, हमारे पास भी यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो बहुत बड़ी संख्या में अगर छात्र इसकी शिकायत कर रहे हैं तो इस शिकायत को सुना जाना चाहिए। जिन सेंटरों पर ये शिकायत आई थी वहाँ की परीक्षा कैंसिल हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर कोई प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक सेंटर तक सीमित रहेगा, किसी एक एरिया तक सीमित रहेगा? डिजिटल दुनिया है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में पूरे परीक्षा की प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बावजूद आप जब अपने सभा में मौजूद होते हैं तो उस दौरान आप स्पीच में एक लाइन दोहराते हुए नजर आते हैं, झारखंड, जैसे हमारे भाई कहते हैं, आपका यही लाइन था, हमारे बड़े भाई कहते हैं कि झारखंडी जो है वही लोग झारखंड को विभाजित कर रहे हैं, ऐसा कोई इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, मतलब कि झारखंड के भीतर झारखंडी आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग झारखंडी हैं
जो भी है XYZ आपके भाई बड़े भाई जिनको भी आप संबोधित कर रहे थे, उनके द्वारा आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग झारखंडी हैं और आप लोग देश को विभाजित करने का या फिर झारखंड को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग झारखंड को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ और N4 न्यूज़ भारत के तमाम दर्शकों को, इस देश का जो संघीय ढांचा, इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, उसमें एक बहुत बड़ी विभिन्नताएं हैं। और लगातार हम लोग ये सुनते भी हैं, आप भी पत्रकारिता की पढ़ाई में ये जरूर पढ़ते होंगे कि ये देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। तमाम संस्कृति, भाषा, बोली, कल्चर, ट्रेडिशन को मिला करके एक ये देश बना है। लेकिन इस देश के भीतर जो तमाम राज्य हैं उसकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। अगर झारखंड के आप संघर्ष के इतिहास को आप देखेंगे तो आप देखिए कि जब बिहार अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से, उस दौरान ही इस बात की वकालत की गई कि बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य भी बनना चाहिए। ये तमाम आप देखिए, फिर जयपाल सिंह मुंडा का आंदोलन, जयपाल सिंह मुंडा ने फिर 1938 में पार्टी बनाई, वो फिर विधायक बनाए। तो तमाम आप जब आंदोलनों पर भी गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि झारखंड बनने की जो प्रक्रिया है वो एक स्वाभाविक राज्य के तौर पर नहीं है। इस राज्य ने तमाम रिवॉल्यूशन को देखा है, इस राज्य ने तमाम आंदोलनों को देखा है, इस राज्य ने एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि सड़कों पर आंदोलन से होकर के शहादत के बाद एक राज्य का स्वरूप लिया है। तो ये स्टेट बनने में बहुत लोगों का बलिदान है, बहुत लोगों का कह सकते हैं कि खून बहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों के जो हक अधिकार हैं और जो प्राथमिकता का सवाल है, अगर उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं तो ये विभाजन की बात नहीं है, ये हक मांगने की बात है और ये जोड़ने की बात है। अगर हमारा रोटी है और उसमें हमारा हक नहीं होगा, हमारा पेट पहले नहीं भरेगा, तो हम दूसरे का पेट कैसे भर पाएंगे? अच्छा, सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में। विभाजन हो रहा है आप लोग की तरफ से, एक कम्युनिटी में डिवीजन दिख रहा है या फिर नहीं हो रहा है? नहीं, आप पूरी तौर से ये कह सकते हैं? पूरी तरह से। तो मेरा एक सवाल रहेगा, एक आपका JB केसेस हो गया और फिर JK केसेस हो गया। हम अक्सर देख रहे हैं और सारी सभाओं में हम खुद भी जा रहे हैं। क्या है मुझे जानकारी नहीं है। झारखंड खतियानी संघर्ष समिति, और ये लोग आपके ही लोग हैं। अब इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आपको इस चीज़ का आइडिया क्यों नहीं है, ये चीज़ मेरे को थोड़ा अचंभित कर रही है, क्योंकि ये आप ही लोगों के गठन से उठ करके बना हुआ एक गठन है और आप ही के लोग हैं, ये आपके अपने लोग हैं जो पहले खतियान में संघर्ष समिति में ये लोग संघर्ष कर रहे थे और अब ये लोग भी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे। हाल फिलहाल में रांची में ये एक जगह पड़ता है कांके के पास पे, वहाँ पर ये लोग सभा किए हैं। तो वहाँ पर क्या है कि मुस्लिम की आबादी वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है और आपकी जो कम्युनिटी, जो ग्रुप है आप लोग का JB केसेस, वहाँ पर अन्य जाति समुदाय के जो लोग हैं उनकी एक तादाद ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कहीं कहीं एक जगह मतलब विभाजन जैसा नहीं लग रहा है आपको? देखिए, मैं साफ तौर पर तमाम झारखंड वासियों को और इस आंदोलन के दौरान जिन साथियों ने भी संघर्ष किया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाकर जिन लोगों ने भी संघर्ष किया है, मैं उन लोगों को, सभी लोगों को साफ तौर पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड की एक साझी संस्कृति रही है, चाहे कि यहाँ के आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे यहाँ के मूलवासी समाज के लोग हों, चाहे यहाँ पर अकलियत समाज के लोग हों, चाहे यहाँ पर दलित समाज के लोग हों, चाहे यहाँ पर अगड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, सभी लोगों की एक साझी संस्कृति और साझी विरासत है और एक साझा संघर्ष से ये राज्य बना है। और अगर इस राज्य को बचाने के लिए, अगर इस राज्य को बनाने के लिए, इस राज्य को एक नया स्वरूप देने के लिए एक नए संघर्ष की गाथा हम लोगों ने लिखी है, एक नया बुनियाद तैयार किया है, तो ये लड़ाई सामूहिक तौर पर लड़नी होगी, ये संघर्ष सामूहिक तौर पर लड़ना होगा। अगर हम लोग अलग अलग होकर के लड़ते हैं तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं बिखर जाएगी और फिर से वैसे लोग सक्रिय हो जाएंगे या फिर वैसे लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे जो लोग इस राज्य के हक अधिकार पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर ऐसी चीज़ें कहीं भी परिलक्षित हो रही हैं कि लड़ाई थोड़ा टुकड़ों में बट के अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, उन सभी साथियों से आग्रह है कि आइए एक मंच पर हम लोग मिल करके लड़ते हैं और झारखंड की इस लड़ाई को एक नया प्रवाह देते हैं। तो मतलब मेरा मुद्दा क्लियर नहीं हुआ, JKSS और JB केसेस और JKMM ये एक साथ है या नहीं है? अच्छा, आपका कहना है कि JB KSS और JKMM एक साथ है या नहीं? फिलहाल ऑफिशियली इसको हम लोग साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बातचीत बनती है, ऐसा कोई बैठक होता है और इस पर कोई सहमति बनती है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे जुबान से कहने से ये सहमति नहीं हो जाएगी। एक बहुत बड़ा संगठन है हम लोगों के पास और उस संगठन के अपने अध्यक्ष हैं, उस पर एक रायशुमारी होगी, उस पर एक तरीके से निर्णय होगा, फिर उसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा आधिकारिक तौर पर। लेकिन अगर आप दिल इच्छा पूछते हैं तो मैं चाहूँगा कि हम सभी भाई लोग मिल करके लड़ें और संघर्ष करें, यही मेरी इच्छा। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है जब आपकी सभाएं होती हैं वहाँ पे अक्सर लोग दारू पिए हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? मैंने तो फिलहाल ऐसा नहीं देखा है और देखिए, इस बात की गारंटी आप नहीं दे सकते हैं कि आप कहीं पर अगर सभा कर रहे हैं और बहुत बड़ा जनसैलाब आया है, 30,000 लोगों का, 40,000 लोगों का, 50,000 लोगों का,
तो सबके लाइफस्टाइल में क्या उनका खाने का, क्या उनका पीने का अपना एक स्टाइल है, उनकी क्या जीवन शैली है, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और चूंकि भारत जो है एक संवैधानिक प्रधान देश है, सबको अपनी निजता का अधिकार है, सबको खुद को खाने का, पीने का, पहनने का अपना व्यक्तिगत अधिकार है, उस अधिकार पर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते। अब हमारे सभा में कौन लोग कैसे आ रहे हैं, क्या पहन के आ रहे हैं, क्या खा करके आ रहे हैं, इस पर इतना 40,000 और 50,000 लोगों पर ध्यान देना और नियंत्रित कर पाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। पर ये 40 और 50,000 लोग ही हैं जिनके लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, हम लोग झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग झारखंड के 32,623 गांवों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आपके फैंस हैं जो आ रहे हैं, वो आपके फैंस हैं, तो इस चीज पे आप गौर फरमाइए। मतलब आप नहीं अगर इन पे कंसल्ट करेंगे, इन चीजों पे बात करेंगे, इन मुद्दों पे बात करेंगे, तो अगला कौन करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अगर सोसाइटी में कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़नी चाहिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यवहार में इसमें सुधार की ज़रूरत है, तो अगर ऐसा कुछ भी हम लोगों के समक्ष मुद्दा आएगा, अगर ऐसा हम लोग कुछ भी देखेंगे, हम लोगों के नज़रों के सामने से गुजरेगा, ये भरोसा दिलाते हैं कि इन सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा और ऐसे सभी चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं फिल्टर करेंगे और संगठन को एक बेहतर स्वरूप देंगे। अच्छा, मान लीजिए आपकी सरकार बनती है और कैबिनेट मीटिंग में आपकी पहली जो मुलाकात होगी, अगर उसमें डिस्कशंस की बात करें, तो अगर वुमेन्स के लिए बात करें, उनके लिए पहला डिस्कशन अगर आपको लाना हो किसी चीज़ को लेके, तो वो क्या होगा? देखिए, झारखंड में सबसे पहली बात है कि महिलाओं के लिए जो एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं, आप झारखंड में गौर करिए, हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर के हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। हजारीबाग में आप गौर करिए कि यहाँ पे विमेंस कॉलेज सिर्फ आपको एक दिखेगा, KB विमेंस कॉलेज। आप देखिए, हजारीबाग जिले में 2 सब डिवीजन है, एक बरही है और एक हजारीबाग सदर है। आप देखिए कि बरही की एक बहुत बड़ी आबादी है, 3 लाख वोटर्स हैं उस बरही विधानसभा के क्षेत्र में, लेकिन उन 3 लाख वोटर्स पर एक भी विमेंस कॉलेज नहीं है। आप अगर झारखंड के और भी अलग जिलों में जाएंगे, अलग अलग ब्लॉक्स में जाएंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि विमेंस कॉलेज की एक बहुत बड़ी कमी है। इसका मतलब कि झारखंड में हम बेटियों की शिक्षा को लेकर के वो गंभीरता नहीं दिखा पा रहे हैं जो सीरियसनेस होना चाहिए था। क्योंकि अगर एजुकेशन को लेकर हमारे पास बुनियाद नहीं होगा, अगर हमारे पास ब्लॉक्स लेवल पर भी, सब डिवीजन लेवल पर भी अच्छे कॉलेजेस नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा होता है कि हमारी बेटियों के जो शिक्षा का बुनियाद है वो कमजोर हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई गांव का गरीब व्यक्ति है जो खेती किसानी करके अपना गुजारा कर रहा है और वो व्यक्ति चाहता हो कि अपनी बेटी को हम पढ़ाएं, उसके लिए वो फाइनेंशियल कंडीशन इतना मजबूत नहीं है कि वो दिल्ली और रांची अपनी बेटी को भेज सके। वो ये खोजेगा कि हमारे सामने बेहतर शिक्षा की व्यवस्था क्या है। दूसरा एक सवाल है कि स्किल डेवलपमेंट का। जो हमारी बेटियां हैं झारखंड के भीतर, जो हमारी बहनें हैं, अगर वो ग्रेजुएशन कर रही हैं, अगर वो पढ़ाई कर रही हैं, तो क्या उनको एक कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे झारखंड के भीतर, झारखंड को IT हब है नहीं। यहाँ पर लोग BEd करते हैं, DLED करते हैं, सोचते हैं कि एक शिक्षक की नौकरी हासिल करेंगे और एक प्रोफेसर बनेंगे PhD करने के बाद, या फिर BEd करने के बाद टीचर बन जाएंगे कहीं। लेकिन फिर जब आप स्थिति पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि टीचर बनने के लिए JETET की परीक्षा चाहिए झारखंड में, लेकिन JETET की परीक्षा 2013 से 2016 2 ही बार हुई है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा ये हम लोग देख पा रहे हैं कि झारखंड में एक शिक्षा की बुनियाद पर अगर बेटियों का आकलन करते हैं तो उनके लिए अवसर कम है, और हम चाहेंगे कि इसको लेकर के पहला काम किया जाए। जब बेटियों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, तो अभी हाल फिलहाल में बनारस में एक कांड हुआ है, आपको जहन पे आया होगा ये चीज़, आपके ख्याल में है? फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है, आप बताएं तो। कुछ ऐसा हुआ है कि एक लड़की जो है किसी को यूनिवर्सिटी को, आई वुड नॉट नाम लेना नहीं चाहेंगे, तो एक यूनिवर्सिटी की एक लड़की है और वो रात को निकलती है किसी काम से बाहर, और उसको गन पॉइंट पे उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है, उसके पिक्चर्स लिए जाते हैं, कुछ गलत तरीके के पिक्चर्स लिए जाते हैं, और वो इन कैंपस है, इन द कैंपस की बात कर रही हैं, और वहाँ पर उनके साथ ये चीज़ होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी भी जब आप सरकार की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, तो उनका जो आप कह सकते हैं कि एक जो पैरामीटर होता है, एक जो पैमाना होता है कि सरकार के कामकाज का पैमाना किस आधार पर नापा जाएगा, तो उसकी पहली बुनियाद है कि उस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति कैसा है, क्या वहां पर रूल ऑफ लॉ है, क्या कानून का शासन चल रहा है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट बनता है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी सरकार पॉलिसी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात करती है तो सबसे पहला जोर उसे इस बात पर देना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संपूर्ण तौर पर और खासकर महिलाओं के लिए कितनी बेहतर है। लेकिन मैंने ये गौर किया है, और मैं ये बहुत ही फैक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि झारखंड में संथाल की बेटियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत एक बहुत बड़े पैमाने पर मानव तस्करी हो रहा है, और वहाँ की बेटियां दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में घरेलू काम करने के लिए उनको कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा,
झारखंड के भीतर मैंने ये गौर किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हुई है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि 2 दिनों पहले एक डॉक्टर प्रकाश जो कांग्रेस के नेता थे, उन पर गोलीबारी हुई है हजारीबाग में। अभी मैंने गौर किया कि आपने देखा होगा कि शिबू सोरेन जी के आवास के सामने गोलीबारी हुई थी। आपने देखा होगा लातेहार में एक राजेंद्र साहू नेता की हत्या की गई थी। कुछ दिनों पहले ओरमांझी में एक जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल खलारी में गोली चली है। पिछले कुछ दिनों पहले बड़का गांव के एनटीपीसी में गोली चली थी। पतरातू में कुछ दिनों पहले पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था। इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं। ये दिखाई पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो कंडीशन है झारखंड के भीतर, वो खराब हुआ है। उसमें एक बहुत बड़ा डिग्रेडेशन आया है और पुलिस व्यवस्था के लोग कहीं ना कहीं खुद बहुत बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ाने में उनका योगदान है, क्योंकि अगर पुलिस व्यवस्था के लोग चाहते तो इन चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन पुलिसिया तंत्र भी कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक रवैया अपनाए हुए है, इसलिए झारखंड में इतना बड़ा क्राइम का एक लेवल बढ़ा है। पर हजारीबाग की जब गोलीकांड की बात हो रही है तो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को पकड़ा गया, जो पुलिस थे उनको सस्पेंड भी किया गया। देखिए, आफ्टर क्राइम आप कुछ भी करिए, परीक्षा इस बात पर होती है कि क्राइम को रोकने में आप कितने कामयाब हैं। किसी को अगर गोलीबारी में आपने गोली मार दिया, ठीक है, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो अभी मतलब खतरे से बाहर हैं, वो बच गए हैं। लेकिन अगर कैजुअलिटी हो जाती है, अगर ऐसी कुछ स्थिति हो जाती तो कितनी भारी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और खड़ी होती। लोग आंदोलन करते, फिर सड़कों पर आते। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने क्राइम के बाद अगर कुछ भी किया, वो सिर्फ आप कवर अप करने के लिए करते हैं। आप कहीं ना कहीं एक आई वॉश करते हैं। मैं कहता हूँ कि क्राइम ना हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोशिश किए जाने की जरूरत है। बड़का गांव में लगातार आप देख रहे होंगे प्रदर्शन चल रहा है कंपनी के खिलाफ। आप लोग जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं वहाँ के लोगों से? जी बिल्कुल, लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अडानी के खिलाफ लगातार हम लोग दस्तावेज जुटा रहे हैं। अडानी ने किस तरीके से वहाँ पर ओपन कोस्ट माइनिंग का जो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है और लगातार माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गोंदलपुरा के लोगों ने ग्राम सभा करके बार बार इस बात पर सहमति जताई है कि हम लोग यहाँ पर अडानी को कोल माइनिंग के लिए प्रोजेक्ट नहीं देने वाले हैं, अपना ज़मीन नहीं देने वाले हैं। और लगातार आंदोलन भी चल रहा है, लगातार केस मुकदमे भी हुए हैं। हम लोग भी आंदोलन में गए थे और लगातार लोगों से संपर्क में भी हैं। और हम लोग यही बात कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी लैंड एक्विजिशन के बाद, भूमि अधिग्रहण के बाद अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पास पुनर्वास की पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी पर एक बेहतर एग्जीक्यूशन दिखना चाहिए। अगर हमारी ज़मीन को आपने लिया है, हमें विस्थापित किया है, तो फिर हमें कहाँ बसा रहे हैं, हमें कहाँ नौकरी दे रहे हैं, इस पहलू पर आपको चिंतन करना होगा और इस पहलू पर आपको विचार करना होगा। लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि चाहे वो पावर प्लांट जहां पर भी लगाया गया हो, चाहे कोयला खनन की परियोजना लगी हो, चाहे 2008 में एनटीपीसी लगा हो, चाहे पकरी बरवाडी की परियोजना हो, चाहे नॉर्थ कनपुरा की परियोजना हो, तमाम परियोजनाओं में जो लोग विस्थापित हुए उनको आज सही से ना मुआवजा मिला, ना हुआ उनको पुनर्वासित किया गया है। तो इस कारण से लोगों ने देख लिया है पिछले 1 दशक का दौर कि पुनर्वास नहीं मिलने वाला है, ना नौकरी मिलने वाली है, सिर्फ आपकी जमीन ली जाएगी और उल्टा आपके ऊपर गोलीकांड होगा। जिस तरीके से रघुवर दास की सरकार में गोलीकांड हुआ था, आपने बड़का गांव में चिरूडी गोलीकांड देखा था। तो ये स्थितियां झारखंड के भीतर है, इसलिए लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। सुबह आपकी फेसबुक आईडी स्क्रॉल कर रहे थे हम, तो पता चला कि आपको राजनीति का काफ़ी शौक है। इसके बावजूद 2 चीज़ें ध्यान देने वाली है। एक, आपने जेएसएससी सीजीएल को लेकर के कोई पोस्ट नहीं डाला है, और दूसरा ये कि बड़का गांव में जो हो रहा है उसको लेकर के आपका कोई अपडेट नहीं है। शायद आपने अच्छे से स्क्रॉल नहीं किया या फिर मेरे किसी और अकाउंट को आपने स्क्रॉल कर लिया होगा। मेरे आप अगर फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे तो बाकायदा आप जेएसएससी की जो पूरी समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी समस्याएं हैं, उस पर बाकायदा वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा संदेश दिया है। आपको मैं लिंक दे दूंगा और आप देखेंगे कि मैंने तमाम बिंदुओं पर बातों को रखा है। बड़का गांव का जो मामला है उस पर भी आप देखेंगे तो मैंने बाकायदा एक वीडियो बना करके और उस पे सारे मुद्दों को रखा है। मेरे स्पीच भी हैं उस पर कई। तो आप अगर गौर करेंगे बहुत सूक्ष्मता से, अगर चूंकि बहुत सारे वीडियोज हैं, हो सकता है मैं आपको गलती नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार स्क्रॉल करेंगे उसमें तो सारी सूचनाओं को आप उसमें देख सकते हैं, सारे मुद्दों को देख सकते हैं। और मैं लगातार इस बात पर प्रयासरत रहता हूँ कि झारखंड के जो भी तमाम मुद्दे हैं, जो जनता को टच करता हो, जो जन मुद्दे हैं, उस पर लगातार सक्रियता बनी रहे और उन सारे बिंदुओं पर विचार करते रहे। और मुझे ये बहुत बेहतर लगा कि आप लोग कहीं ना कहीं वॉचडॉग की भूमिका में होते हैं, तो आप लोग ऐसा ही ख्याल भी दिलाते काम ही है। जी जी, तो आप लोग ये ख्याल भी दिलाते रहिए कि यहाँ चूक हो रही, ताकि हम लोग और भी परफेक्शन अपने काम में ला पाएं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे अभी कि अगर आप कैबिनेट में जाते हैं और इस तरह की बातें होती है, तो हम लोग महिलाओं के लिए हमेशा बात करते हैं कि महिलाओं के लिए ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। फिर पुरुष कहते हैं कि अरे हमारे बारे में बात नहीं होती है। आप एक पुरुष है, आप बताइए पुरुषों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, पूरी आधी आबादी जो है, ये समाज बनता है सबसे मिल करके, और चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, सोसाइटी में सबकी सहभागिता है।
और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग राइट टू इक्वालिटी की बात कहते हैं, जिस तरीके से इस बात पर चर्चा हुई कि महिला आरक्षण 33% होना चाहिए, हम लोग भी इसकी वकालत करते हैं, लेकिन मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को एक विशेष अवसर दिए जाने की ज़रूरत है। मैं इस बात की वकालत करता हूँ कि एक साधारण मेरी बहन, एक हमारी घर की बेटी, और अगर हम में कंपैरिजन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, समाज का जो ताना बाना है, उसमें ऑटोमेटिकली आपके लिए अवसर ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप एक लड़के हैं, और सिर्फ इस बुनियाद पर एक बेटी के लिए अवसर कम हो जाता है क्योंकि वो एक बेटी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर किसी सोसाइटी को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है तो बेटियों के लिए थोड़ा रास्ता खोलने की ज़रूरत है। उनके लिए शिक्षा के रास्ते खोलने होंगे, उनके लिए रोजगार के रास्ते खोलने होंगे, उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाना होगा, एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़िया करनी होगी। ऐसा कुछ माहौल बनाया जाए कि रात के 10 बजे हमारी बहन भी जाकर के चौराहे पर चाय पी सके, एक ऐसा माहौल बनना चाहिए। और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में एक थोड़ा विशेष उनको एक मतलब प्रिविलेज देना ही होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। डुमरी उपचुनाव के दौरान जब सभा हुई थी तो आप लोगों ने भी सभा की थी और फिर हेमंत सोरेन ने भी सभा की थी। आप लोगों की सभा में ऑब्वियस है कि ज़्यादा भीड़ थी और हेमंत सोरेन की भीड़ थोड़ी कम थी। तो उस चीज़ से एक चीज़ निकाला जा रहा है, मतलब ये फ़ायदा है आपके लिए कि आपके सपोर्ट में इतने सारे लोग थे और कई सारे नेगेटिव वोट्स भी गए सिर्फ आप लोग के लिए। एक होता है ना कि डजंट वोट फॉर एनीवन, किसी में नहीं वोट करना है, वो वाली चीज़ पे तो कई सारे मुद्दे उठ रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि आजसू की तरफ से सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं और ये वोट काटने का एक सिस्टम था, आप क्या कहेंगे? नो, देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजी। आप अगर राजनीति में अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर के बहुत समृद्ध हैं कि ये हमारा स्टैंड है और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम कोई लाग लपेट नहीं, कोई बटरिंग नहीं, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि झारखंड की स्थानीय नीति बने, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि झारखंड की नियोजन नीति बने, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि झारखंड के 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों पर झारखंड के लोग सांसद विधायक बने, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि झारखंड के 6 राज्यसभा की सीटों पर झारखंड के लोग सांसद बने, सीधे तौर पर हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ की नौकरी में यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता मिले। हम लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 90% जो है यहाँ के लोगों को अधिकार मिले। अब झारखंड के लोगों ने इस पर विश्लेषण किया कि क्या ये बातें सही हैं, क्या ये नौजवान जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उन लोगों को लगा कि नहीं, ये नौजवान बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जब उन लोगों ने इस विचार से जुड़ने की कोशिश की तो उन्हें एक बहुत अपनात्व महसूस हुआ, एक अपनापन महसूस हुआ। और इस कारण से आप लगातार देख रहे हैं कि झारखंड के अलग अलग इलाकों में एक बहुत बड़ा जनसैलाब हम लोगों के साथ जुड़ा है और उस जनसैलाब का सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि उन लोगों के बलबूते ही ये आंदोलन इतना बड़ा हो पाया है। अगर ये जनसैलाब नहीं मिला होता झारखंड के तमाम इलाकों में तो हम लोग इतने आगे तक नहीं जा पाते। आप एक लाइन में क्यों नहीं जवाब करते? नहीं है मेरा कोई वास्ता आजसू से, बस बात खत्म, आप कहिए। नहीं, बिल्कुल, आजसू से हमारा क्यों कोई वास्ता रहेगा? हम तो ऐसा फ्यूचर में सुनने को नहीं ना मिलेगा कि अब जेबी कैसे सम्मिलित हो गई है उस पार्टी में, उस पार्टी में, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मैं आपको एकदम बहुत ही स्पष्ट तरीके से और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना चाहता हूं कि जेबी केसेस एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये संगठन झारखंड के भीतर झारखंडी मुद्दों को लेकर बहुत ही गंभीरता से कामकाज कर रहा है। ये संगठन झारखंड के मुद्दों को लेकर बहुत ही रिसर्च बेस्ड काम कर रहा है और इसमें सब पढ़े लिखे नौजवान हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियर हैं। और अभी हम लोगों के संपर्क में कई ऐसे लोग भी हैं जो IITian हैं, IIM के हैं, ऐसे बड़े बड़े कॉलेज के भी जो विद्यार्थी हैं जो झारखंड के लोग बाहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे लोगों भी ने हम लोगों से संपर्क किया है। हम लोग एक स्वतंत्र अपनी संस्था बनाए हैं झारखंड के भीतर। हम लोग किसी के साथ ना जुड़ने जा रहे हैं, ना किसी के साथ हम लोग कुछ समावेश होने जा रहे हैं। ये संगठन अपना काम कर रहा है और हम लोग ऐसे ही स्वतंत्र तौर पर अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, अब सभाएं तो खत्म होने वाली है, इसके बाद क्या? फिलहाल हम लोग अब ये कह रहे हैं कि पिछले बार हम लोगों ने बदलाव संकल्प सभा की शुरुआत की थी हजारीबाग से 16 जुलाई से, जब हम लोगों का अधिवेशन खत्म हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने लगातार बदलाव संकल्प सभा किया झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर के। अब हम लोग प्रखंड और पंचायत तक जाकर के छोटी छोटी सभाएं करेंगे, क्योंकि बड़ी सभाओं में हम लोग सभा तो करते हैं, भाषण तो देते हैं, अपने विचार तो पहुंचाते हैं, लेकिन एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि नज़दीकी तौर पर लोगों से बातचीत होना, संवाद होना जरूरी है। एक कम्युनिकेशन गैप जनता और हम लोगों के बीच फील हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि और भी हम लोग माइक्रो लेवल पे जाते हैं, तो हम लोग और नज़दीक जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और संगठन को और बड़ा करेंगे और संगठन में और लोगों को जोड़ेंगे। तो बदलाव संकल्प सभा के बाद अब इसकी शुरुआत होने वाली है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो ये थी हमारी बातचीत आज की संजय मेहता जी के साथ, और काफ़ी सारी नई बातें उभर कर आई है, काफ़ी जो कितनी सारी कन्फ्यूजन्स थी लोगों के दिमाग में, और वो सारी कन्फ्यूजन्स आज यहाँ पर खुद इनके ज़बान से क्लियर हो गई है। तो एक इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, तब तक जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 News Bharat.